अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम दो टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें एक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज़। बच्चों, इसमें खासकर क्रोमियम और कॉपर जनरल रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो नहीं करते। क्यों नहीं करते, हम इसको एक तो डिस्कस करने जा रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हम आज डिस्कस करेंगे, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, और बाइंडिंग एनर्जी से कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम स्टडी कर सकते हैं, और इसकी पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन क्या चल रही है। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज़। पहले 3D सीरीज़ एलिमेंट लिख लेते हैं बेटा, ये आपके कोर्स में शामिल है। इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने तैयार करनी है। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम एटॉमिक नंबर 22, वेनेडियम एटॉमिक नंबर 23, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24। उसके बाद क्रोमियम के बाद बच्चों हमारे पास नेक्स्ट मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25। फिर हमारे पास है क्रोमियम, मैंगनीज के बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास आयरन है, आयरन एटॉमिक नंबर 26। और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा कोबाल्ट एटॉमिक नंबर 27। ये कोबाल्ट ओ आपने बच्चों छोटा डालना है। अब हमारे पास इनकी एक तो लिखेंगे। उसके बाद एटॉमिक नंबर 28 निकल होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और कॉपर एटॉमिक नंबर 29 और जिंक एटॉमिक नंबर 30 होता है। हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले अगर हम स्कैंडियम को देखें तो बच्चों हमने रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े हैं। तो सबसे पहले आएगा 1s2, फिर आ जाएगा 2s2, 2p6, 21 इलेक्ट्रॉन डालने, फिर 3s2, 3p6, 18 हो चुके हैं। फिर हमारे पास है 4s2, 20 हो गए, और 3d1 होगी। अगर आप इसमें इलेक्ट्रॉन काउंट करें 2 2 4 6 10 12 18 20 21 इलेक्ट्रॉन फिल हमने करनी है। लेकिन बच्चों हमारे पास ना इसको शॉर्ट लिखने की टेक्निक होती है। अगर आप इस जगह तक देखें, यहां तक देखें, तो आपके पास ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रही है, आर्गॉन की। तो आप इस पूरे को रिप्लेस करके इसकी जगह आर्गॉन लिख सकते हैं और वैलेंस शेल लिख सकते हैं। जैसे मैं नेक्स्ट वाले को लिखने लगा, अब 22 है तो मैं इस पूरे को रिप्लेस कर दूंगा। अब इस जगह पे मैं लिख दूंगा आर्गॉन, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 18 है। तो यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। अब 22 करने हैं, तो इसलिए 4s2 हो जाएगा और 3d2 हो जाएगा। ये हमारे पास है। अब इधर आते हैं वेनेडियम पे, तो आर्गॉन तक आप 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर चुके हो। आर्गॉन तक 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब आपको पता है कि 5 इलेक्ट्रॉन और डालने हैं, तो 4s2 हो जाएगा और 3d3 हो जाएगा। इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगी। जब हम क्रोमियम पे जाते हैं तो आर्गॉन तक ऐसे ही जाएंगे, और ऐसे लिखना चाहिए मुझे 4s2 और 3d4 लिखना चाहिए। बच्चों इस जगह ध्यान करना है, बुक वाले ने इस पे स्टार भी बनाया है। क्यों स्टार बनाया है? क्योंकि बच्चों देखो डी दो फॉर्म में स्टेबल है। डी में या तो 10 इलेक्ट्रॉन हो तो ये स्टेबल होता है, क्योंकि ये फुल फिल्ड ऑर्बिटल है, ये सबसे स्टेबल फॉर्म है डी की। या डी में 5 इलेक्ट्रॉन हो तो ये हाफ फिल्ड फॉर्म है। तो इसलिए कोई भी ऑर्बिटल या तो फुल फिल्ड फॉर्म में स्टेबल होता है या हाफ फिल्ड। जैसे एफ जो है, एक स्टेबल है 14 इलेक्ट्रॉन हो और एक स्टेबल है 7 इलेक्ट्रॉन हो। पी दो फॉर्म में स्टेबल है, जब 6 इलेक्ट्रॉन हो या 3 इलेक्ट्रॉन हो। तो डी दो फॉर्म में स्टेबल है कि अगर उसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो या 5 इलेक्ट्रॉन हो। तो बच्चों यहां पे देखें तो ये 4s, ये वैलेंस शेल है, ये बाहर वाला शेल है। आपको पता है इसका n जो है 4 आ रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 आ रहा है, इसके साथ 3 आ रहा है, ये चौथे शेल है। इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में खुद ब खुद आएगा, इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, यानी हायर से लोअर की तरफ आएगा। ये हाफ फिल्ड बन के स्टेबल हो गया, क्योंकि एस में पहले 2 थे तब भी स्टेबल था, अब 1 हो गया, हाफ फिल्ड हो गया, आधे इलेक्ट्रॉन हो गए तब भी स्टेबल हो गया। लेकिन इस पे इलेक्ट्रॉन आने से ये हाफ फिल्ड बन के स्टेबल हो जाता है। तो ये इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसलिए अगर कोई पूछे आपसे कि क्रोमियम जनरल रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्यों नहीं फॉलो करता, तो आप बताएंगे कि जो क्रोमियम है उसके आखिर में 3d4 आता है, जो कि अनस्टेबल ऑर्बिटल है। इसलिए 4s से इलेक्ट्रॉन जंप करके
3d4 में जब जाता है तो वो 5 हो जाता है, वो हाफ फील्ड बन के स्टेबल हो जाता है। इसलिए इसका 4s1 और 3d5 जो है वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, हमेशा ऐसे लिखा जाएगा। जबकि वेनेडियम में ऐसा क्यों नहीं किया था बच्चों, वहाँ पे 5 हो नहीं सकते थे, ऑप्शन नहीं था। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। हमारे पास मैंगनीज 25 इलेक्ट्रॉन लिखने हैं, तो हमारे पास आर्गन तक ऐसे ही चलते जाएं, 18 हो गए। फिर लिख देंगे जी 4s2 20 हो गए और 3d5 हो गए, 25 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब आयरन पे जब पहुंचेंगे आर्गन तक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चलेगी और 26 डालने हैं तो 4s2 20 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन डालने हैं और तो 3d6 हो जाएगा। अब इसी तरीके से कोबाल्ट में जब हम आते हैं तो आर्गन तक ऐसे ही चलेंगे, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 4s2 और 3d7 हो जाएगा। ये हमारे पास है 27 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब जब हम निकल पे पहुंचते हैं तो आर्गन तक बच्चों हम ऐसे ही चलते हैं। आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो चुके हैं। अब 18 के बाद 4s2 कर दें, 20 हो गए और 3d8 कर दें जी। अब भी हमने इलेक्ट्रॉन कोई जंप नहीं कराना, क्योंकि अगर 4s से एक जंप करके जाए भी तो ये 3d9 बनता है, तो 9 तो फुल फील्ड फॉर्म नहीं बन रही, ना हाफ फील्ड फॉर्म बन रही है, इसलिए जंप कराने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर हम इसको देखें, इधर फिर बुक ने स्टार बनाया है, इसकी वजह यह है कि ये जनरल रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फॉलो नहीं कर रहा। आर्गन तक जाएंगे 18 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब मुझे लिखना तो ये चाहिए था 4s2 और 3d9 लिखना चाहिए, लेकिन बच्चों ये इस रूल को फॉलो नहीं करता। वजह क्या है, ये तो फुल फील्ड फॉर्म है, ये स्टेबल है, ये पार्शली फील्ड फॉर्म है, क्योंकि ये इसकी दो स्टेबल फॉर्म है। इसके पास एक ऑप्शन बन सकता है, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो बच्चों ये फुल फील्ड बन सकता है, तो इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक जंप करेगा हायर से लोअर में, खुद ब खुद आएगा और इस तरीके से ये फुल फील्ड बन के स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए क्रोमियम के केस में D3D हाफ फील्ड फॉर्म में स्टेबल है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, और जो कॉपर के केस में 3D10 बन के फुल फील्ड फॉर्म बन के ये स्टेबल हो गया। तो इसलिए ये इसकी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। आपने जब भी इसको लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को, तो क्रोमियम और कॉपर को स्पेशल नज़र में रखना है। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अब जिंक पे आते हैं तो बच्चों 30 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। आर्गन तक आप ऐसे ही चलें, 18 हो गए, 4s2 हो गए, और अब आपके पास बच्चों नेक्स्ट 3d10 हो जाएंगे, तो इसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये बन जाएगी। तो ये हमारे पास 3D सीरीज़ क्योंकि हमारे कोर्स में शामिल है, तो ये बच्चों को पता होना चाहिए। दो एबनॉर्मल बिहेवियर्स हैं जिनको आपने बच्चों सही तरीके से स्टडी करना है। एक तो क्रोमियम को आपने अपनी नज़रों में रखना है कि क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसे क्यों है, और एक आपने कॉपर को अपनी नज़रों में रखना है कि कॉपर जनरल रूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को फॉलो क्यों नहीं करता। ये दो स्टेबल आपके पास इस तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो बच्चों 3D सीरीज़ हमारी कंप्लीट हुई। हमें पता है कि क्रोमियम जो है उसमें इलेक्ट्रॉन इसलिए हम हायर से लोअर में जंप कराते हैं कि उसका जो 3D4 है वो 3D5 बन के हाफ फील्ड बन के स्टेबल होता है, और जो कॉपर है उसके केस में हम इसलिए इलेक्ट्रॉन जंप कराते हैं कि वहाँ 3D9 बन रहा था, तो एक हायर से जब इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद जंप करके लोअर में आएगा तो 3D फुल फील्ड बन के स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए ये ऑर्बिटल जो है हमारे पास हैं ये फुल फील्ड फॉर्म में या हाफ फील्ड फॉर्म में स्टेबल होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है बाइंडिंग एनर्जी। बच्चों इसको देखना है बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी एक तो बच्चों याद हो रहे कि बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। एक तो हम याद कर लेते हैं कि हमारे पास इसको पॉइंट की फॉर्म में कुछ चीज़ें हम लिख लेते हैं। बाइंडिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इतनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे बाइंडिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी। अब बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली हमें क्या बताती है बच्चों, हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बाइंडिंग एनर्जी से रिलेट करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट
आर रिलेटेड टू बाइंडिंग एनर्जी। जो हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी से हम ट्रांजिशन एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिलेट करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। अब मैं आपसे कहता हूं बच्चों, कौन सी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट की, जिनको हम बाइंडिंग एनर्जी से रिलेट करते हैं। जैसे हमें पता है कि जो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं बच्चों, ये हार्ड भी होते हैं, ठीक है, इनकी हाई डेंसिटी भी होती है, हाई डेंसिटी भी होगी। इसी तरीके से इनके हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होते हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ये भी होते हैं। हमारे पास ये सारे जो फैक्टर हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होने के, या ये सारे फैक्टर बाइंडिंग एनर्जी से रिलेट हो रहे हैं, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये भी हमें याद रखना है कि जो हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, लाइक हार्ड होना, ट्रांजिशन वाली एलिमेंट का सख्त होना, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होना या हाई डेंसिटी होना, ये बेसिकली हम स्टडी करते हैं बाइंडिंग एनर्जी से, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स की बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। वजह क्या है बच्चों, ये जो एस इलेक्ट्रॉन है ना, बॉन्डिंग में ये यूज़ करते हैं साथ, क्योंकि डी में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, तो एस और डी जैसे इलेक्ट्रॉन एस के बॉन्डिंग में यूज़ होते हैं, इसी तरीके से डी इलेक्ट्रॉन भी बॉन्डिंग में यूज़ होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये कर लेते हैं, ज़्यादा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं, इसलिए इनकी बॉन्डिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इसलिए हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल के अंदर जो मेटालिक बॉन्डिंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो इसलिए वजह से ये हार्ड भी होते हैं, हाई डेंसिटी भी होती है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी होता है। इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी है बच्चों इनके अंदर ट्रांजिशन मेटल में, हम ये कहते हैं कि जितने भी ट्रांजिशन मेटल होते हैं, इनकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, ये मेलेबल भी होते हैं, यानी इनके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करें तो ये फैल भी जाते हैं। जैसे कोई भी मेटल है उसको आप ऊपर से प्रेस करेंगे, यानी उसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ये फैलना शुरू हो जाते हैं। ये भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली बॉन्डिंग एनर्जी से हम डिस्कस करते हैं। इसी तरीके से मेटल, जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, ये डक्टाइल्स होते हैं, रीशेप किया जा सकता है, इनके आप वायर बना सकते हैं। ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी भी आप बाइंडिंग एनर्जी से रिलेट करते हैं। इससे एक और बात हमें जो समझ आई बच्चों, ये समझ आई कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो मेटालिक बॉन्डिंग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम एक और लाइन भी याद कर सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये तो ऑलरेडी हमने ऊपर लिख भी दिया है। तो बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक बॉन्डिंग भी कह सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग कह दें तो और अच्छा है। बाइंडिंग एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग, ये आपके लिए और आसान हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग, ये जो मेटालिक बॉन्डिंग है उसकी स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी इतना ज़्यादा मेटालिक बॉन्ड स्ट्रांग होगा। अब हमारे पास कुछ बच्चों वेरिएशंस हैं जिनको हम देखने लगे हैं, इसको नोट कर लें अपने पास। नेक्स्ट मैं यहाँ पे वेरिएशन आपके सामने चंद डिस्कस करता हूँ। अब हमारे पास हमारा ख्याल यही है बच्चों, हम तो समझते हैं कि जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से रिलेट होती है। बच्चों बाज़ दफ़ा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के बावजूद, बात सुनने वाली है, बाज़ दफ़ा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के बावजूद बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा नहीं होती। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह उस मेटल का मेटालिक स्ट्रक्चर होता है। उसका एक मेटालिक स्ट्रक्चर है, उसके एक मेटालिक स्ट्रक्चर में गैप हर एक मेटल्स के एक जैसे नहीं होते। तो इसलिए बाज़ दफ़ा हमारे पास, जैसे अब मैं आपसे कहूँ 3D सीरीज़ में सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी किस एलिमेंट की है, तो वो वेनेडियम की है। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा नहीं है, उससे ज़्यादा किसी और एलिमेंट के पास भी होंगे, लेकिन हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी जो है वो वेनेडियम की है ड्यू टू देयर मेटालिक स्ट्रक्चर। अब जैसे मैं आपके सामने बच्चों इसकी वेरिएशन लिखता हूं, तो हम इसमें नेक्स्ट अगर हम देखें, जो बुक को देख रहे हैं हम, वेरिएशन इन बाइंडिंग एनर्जी। बच्चों जो बाइंडिंग एनर्जी में वेरिएशन है, हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट से राइट चलते हैं तो 5b जिसे हम वेनेडियम फैमिली कहते हैं और 6b जिसको हम क्रोमियम फैमिली कहते हैं, वहां तक बाइंडिंग एनर्जी बढ़ती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन में पेयरिंग शुरू हो जाती है बच्चों, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होना शुरू हो जाते हैं।
और चलते चलते सेकंड बी पे जब हम पहुंचते हैं तो वहां अनपेड इलेक्ट्रॉन की तादाद 0 हो जाती है, वहां कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जैसे जिंक का तल्लक बच्चों सेकंड बी से है, तो देखो डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, तो बाइंडिंग एनर्जी जो है यहां पे जाके 0 हो जाएगी। तो इसीलिए हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज करती है। तो हम एक लाइन याद कर लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी बच्चों शॉर्ट फॉर्म में बाइंडिंग एनर्जी को बी लिखने लगा, बाइंडिंग एनर्जी increases from left to right, यानी पीरियोडिक टेबल में जब हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं अप टू 5b, जिसको हम बेसिकली वेनेडियम फैमिली कहते हैं, और 6b जिसको हम क्रोमियम फैमिली कहते हैं। Binding energy increases from left to right up to 5b or 6b due to increase in number of unpaired electron। अब कुछ बच्चों को अनपेड भी नहीं समझ आ रहा होता बच्चों, अकेले इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में अकेले इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारे पास है। आफ्टर दैट यानी 6b के बाद की बात हो रही है, आफ्टर दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट। उसके बाद पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जब पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होता है तो बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज करती है, और फिर हमारे पास आफ्टर दैट पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीजेस टू सेकेंड बी ग्रुप। यहां तक बाइंडिंग एनर्जी डिक्रीज करती है क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाते हैं। तो ये लाइन बच्चों को याद करने वाली है, जो आपको पता हो कि बाइंडिंग एनर्जी लेफ्ट से राइट क्रोमियम तक या वेनेडियम तक इंक्रीज करती है। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी 3D सीरीज के अंदर जो है वो डिक्रीज करती है, और यहां तक कि जिंक जब आता है तो वहां पे बाइंडिंग एनर्जी 0 के करीब पहुंच जाती है, यानी मिनिमम हो जाती है, ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। जैसे मैं आपके सामने अगर एक बच्चों इसका ग्राफ सा बनाऊं, तो कुछ ग्राफ्स हमारी बुक ने ऐसे बनाया है। यहां पे मैं बच्चों इसके लिखने लगा हूं एटॉमिक नंबर, इस जगह लिखने लगा हूं एटॉमिक नंबर। जैसे हमारे पास ये मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट लिखे हैं, एटॉमिक नंबर के बाद यहां मैं लिखने लगा हूं बच्चों बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी की यूनिट क्या होती है बच्चों? जूल पर मोल होती है। बाइंडिंग एनर्जी की यूनिट है जूल पर मोल। यहाँ पे 0 है, यहाँ 10 है, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ऐसे चलते जा रहे हैं। अब मैं आपके सामने थर्ड पीरियड के एलिमेंट लिखने जा रहा हूँ बच्चों, ठीक है। और अगर हम देखें हमारे पास बल्कि 4 पीरियड के एलिमेंट जो है वो मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। 4 एलिमेंट में लेफ्ट से राइट चलें तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे आपके पास सपोज करें पोटाशियम आ गया, ठीक है। पोटाशियम 19 एटॉमिक नंबर है। पोटाशियम के बाद नेक्स्ट कैल्शियम आएगा एटॉमिक नंबर, क्योंकि उसका 20 है। 20 के बाद लाजमी बात है हमारे पास 21 स्कैंडियम आ जाएगा, यहाँ पे स्कैंडियम आ जाएगा, तो यहाँ पे पोटाशियम आ गया, इस जगह पे कैल्शियम आ गया, यहाँ पे स्कैंडियम आ गया। अब 21 के बाद 22 आपके पास है टाइटेनियम, और फिर हमारे पास यहाँ पे सबसे टॉप पे वेनेडियम है 23। अब इसके बाद अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होना शुरू हो गए, तो ये हमारे पास क्रोमियम यहाँ पे आ जाएगा। क्रोमियम के बाद ये 23 है, 24, 25 मैंगनीज बच्चों, मैंगनीज और डिक्रीज यहाँ पे चला गया Mn। मैंगनीज के बाद बच्चों नेक्स्ट फिर हमारे पास मैंगनीज के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास फिर वेरिएशन है इसमें, और ये मेटालिक स्ट्रक्चर की वजह से बच्चों वेरिएशन है। यहाँ सिर्फ अनपेड इलेक्ट्रॉन से हम रिलेट नहीं करते। तो मैंगनीज के बाद आयरन Fe, फिर कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद अगर हम देखें बच्चों हमारे पास निकल, निकल के बाद कॉपर,
और कॉपर के बाद हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी जो है वो जिंक की आ जाती है। तो देखिए हम देख रहे हैं कि बाइंडिंग एनर्जी लेफ्ट से राइट 5b यानी वेनेडियम या 6b तक इंक्रीज करती है, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, बाइंडिंग एनर्जी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारे पास बाइंडिंग एनर्जी से रिलेटेड है बच्चों। अब बाइंडिंग एनर्जी बाज़ दफ़ा ऐसे भी हम देख सकते हैं, जैसे मैं 2 आइंस दे दूं, मैं कहूँ इन आइन में से किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी, Fe+2 दे दूं और Fe+3 दे दूं। अब आपने क्या करना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने हैं। तो Fe+2 के केस में अगर आप देखते हो बच्चों, तो इसके पास वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर लिखते हो तो वैसे अगर एटम होता तो 4s2 और 3d आप इसको लिख रहे होते 6, क्योंकि 26 था, इसका एटॉमिक नंबर 26 था। लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे। अब d है, d में 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। तो d में जब 6 इलेक्ट्रॉन है तो d को अगर आप ब्रेक करके लिखो बच्चों, तो d को हम ब्रेक करके लिखें तो dxy भी होता है, dyz भी होता है, dxz भी होता है और dx² - y² भी होता है और dz² भी होता है। अब ज़रा देखो 6 इलेक्ट्रॉन d में डालने हैं तो 1 करके पहले अकॉर्डिंग टू द हुन्स रूल एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे। देखो ये 5 हो गए और ये 6 हो गए। अब अनपेयर्ड कितने रह गए, अकेले कितने रह गए, 1 2 3 और 4, अनपेयर्ड 4 हैं। लेकिन अगर मैं इसके केस में आता हूँ, Fe+3 के केस में आता हूँ, तो आपको पता है 4s2 से 2 इलेक्ट्रॉन इधर से निकलेंगे और फिर आपके पास 3d से 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि +3 है तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकालना पड़ेगा। अब आपको d में कितने डालने हैं बच्चों, 5 डालने हैं, तो एक इसमें आएगा, ठीक है। अब एक इसमें आएगा, एक dyz में होगा, dxz में होगा, dx² y² में होगा और dz² में होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए हैं तो बच्चों इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी। तो बच्चों ऐसे करके मल्टीपल चॉइस हम एंट्री टेस्ट के अंदर सॉल्व कर रहे होते हैं। एक्सेप्शनल केस आपको याद करने हैं, बाकी आप बाइंडिंग एनर्जी के लिए जो आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनसे आप उनको रिलेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे।